नमस्कार। इस देश के तमाम महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के हिंदी स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर आधारित व्याख्यान प्रस्तुति के लिए साहित्य कला व संस्कृति पर आधारित यूट्यूब चैनल प्रज्ञादीप पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार चौधरी आज आप लोगों के समक्ष मैं हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए तो हिंदी साहित्य इतिहास के दर्शन की शुरुआत करते हैं। इतिहास की जानकारी साहित्य इतिहास की जानकारी को बढ़ाती है, इसलिए साहित्य इतिहास को जानने से पूर्व इतिहास दर्शन को जानना अति आवश्यक है। इतिहास शब्द इतिहास से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ है। शाब्दिक अर्थ को देखें तो पता चलता है कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है और उसमें वास्तविक घटनाओं का सन्निवेश होता है। भारतीय पाश्चात्य विद्वानों ने इतिहास के व्यापक स्वरूप की विवेचना की। विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग रूप में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम विदेशी विद्वानों की श्रृंखला में देखें तो हिगल ने लिखा है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान भी है। इसके अलावा अन्य विद्वान में हम गणपति चंद्रगुप्त की बातों को रख सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त का मानना है कि अतीत के किसी भी तत्व या प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। हम आगे देखेंगे इतिहास के परिभाषित करते हुए कलिंगवुड ने कहा है कि इतिहास धर्मशास्त्र या भूत विज्ञान की तरह एक चिंतन पद्धति है। यह एक प्रकार का शोध है, जो खोज है, अन्वेषण। इसी कड़ी में गोविंद चंद पांडे इतिहास की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा ज्ञानमय अनुशासन है जिसके माध्यम से किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को देखा परखा समझा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास दर्शन न केवल हमें घटना, तिथि और नामों का विवरण देता है, बल्कि इसमें घटना, स्थिति, प्रक्रिया और प्रकृति का संपूर्ण अनुशीलन किया जाता है। इतिहास से मनुष्य का नाता अत्यंत पुराना है। मानव की समस्त क्रिया तथा प्रतिक्रिया आदि का समावेश इतिहास में किया जाता है। हमारे सारे संस्कार, व्यवहार, संस्कृति सब को हम अपनी इतिहास की आंखों से देख सकते हैं। बिना अतीत को जाने वर्तमान स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। घटनाओं का इतिहास बनता जाता है और वही इतिहास हमें अतीत से जोड़कर रखता है। इस प्रकार मनुष्य इतिहास दर्शन और इतिहास विवेक के नए गवाहों को खोलता है, नए खोहों को खोलता है। इतिहास के विषय में कुछ भ्रम लोगों के मन में आते हैं कि इतिहास केवल खंडित शवों, खंडित जीवन या व्यर्थ बीते समय की जानकारी देता है, जबकि वास्तविकता यह है कि इतिहास हमें नई व्याख्या, नई प्रेरणा, नई दृष्टि देता है। वह हमारे भावी जीवन का निर्माता होता है। इतिहासकार और इतिहास बोध दोनों में अंतर है। एक सफल इतिहासकार घटनाओं, वृत्तांतों और तत्कालीन घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और हमें अतीत की घटनाओं का बोध करवाता है। इतिहासकार अपने अध्ययन कार्य को दो तरह से प्रकट करता है, तथ्यों की जांच पड़ताल करके और स्रोतों के चुनाव कर। तथ्यों के चयन में इतिहासकार पूरी तटस्थता से कार्य करता है। इसमें साहित्यकार जितना तटस्थ होगा, उसका इतिहास उतना ही प्रामाणिक और विश्वसनीय होगा। इतिहासकार की ईमानदारी और तटस्थ रूप उसके सच्चे इतिहास बोध का निर्माण करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास के विषय में कहा है कि जबकि देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और
तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहा जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। साहित्यकार के लिए परम आवश्यक होता है कि वह साहित्य एवं साहित्यिक विधाओं का पूर्ण जानकारी हासिल करके तथा साथ साथ धर्म, दर्शन, समाज आदि को इतिहास में शामिल करे, तभी वह साहित्य के विश्वसनीय और प्रमाणिक इतिहास की रचना कर सकता है। साहित्य इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्टेयर ने 8वीं शताब्दी में किया था। इसके बाद हेगेल तथा अन्य विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया। हेगेल का मानना है कि इतिहास दर्शन का अर्थ इतिहास संबंधी चिंतन युक्त विचारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आधुनिक काल के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को विशेष दर्जा दिया गया है, जिससे यह दर्शन के रूप में माना जाने लगा है। इसके अध्ययन के पूर्व पीठिका को प्रस्तुत करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, आलोचकों और भारतीय विद्वानों ने इसके विकास एवं सिद्धांतों पर अलग अलग मत व्यक्त किए। विकासवादी सिद्धांतों के अध्ययन में इतिहास की नई व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में दार्शनिक कांत का मत है कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हेगल के विचार इस प्रकार प्रस्फुटित हुए हैं, इतिहास केवल विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। यह सिद्धांत प्रकृति और भौतिक वस्तुओं के पारस्परिक द्वंद्व को ही मान्यता देता है। इसके अनुसार दो परिस्थितियों को, घटनाओं के परस्पर संघर्ष के पश्चात जो तीसरी वस्तु सामने आएगी वह पहले से बेहतर अवस्था में होगी। यह बात समाज व भौतिक संसार की समस्त वस्तुओं पर लागू होती है। इस प्रकार इतिहास दर्शन का यह विकासशील दृष्टिकोण साहित्य इतिहास दर्शन को जानने के लिए उपयोगी एवं मान्य है। इसके अंदर मानवीय समाज की समस्त परिस्थितियों का लेखा जोखा होता है। इसलिए साहित्य में तत्कालीन इतिहास मुखर रूप पाने में समर्थ होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य का इतिहास मात्र इतिहास नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से युगीन इतिहास को प्रकट किया जाता है। साहित्य इतिहास दर्शन की इस विकासशील परंपरा का उल्लेख अनेक साहित्यकारों ने किया। डॉक्टर नागेंद्र साहित्य इतिहास की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साहित्य इतिहास आज का साहित्य का अध्ययन, विश्लेषण केवल साहित्य तक ही सीमित रहकर नहीं किया जा सकता। उसकी विषयगत प्रवृत्तियों और शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उसे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियां, युगीन चेतना एवं साहित्य की वैयक्तिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण विवेचन करना पड़ता है। वहीं डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय साहित्य इतिहास की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साहित्य इतिहास दर्शन सामान्य इतिहास दर्शन के समानांतर होता है। उनके अनुसार साहित्य के इतिहास लेखन को एक सामाजिक संदर्भ को ध्यान रखना चाहिए जिसमें वो साहित्य प्रादुर्भाव हुआ है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास उल्लेखनीय है। आगे डॉक्टर A.H. काफे कहते हैं कि साहित्य इतिहास दर्शन के लिए युग चेतना नामक सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार साहित्य के इतिहास की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही पूर्ववर्ती परंपराओं का भी कुछ न कुछ प्रभाव होता है। टेन भी इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं,
राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसके लिए उसे जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। साहित्य इतिहास दर्शन के तत्वों पर भी विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के केंद्र में डॉक्टर एच काफे, तेन, डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने इतिहास दर्शन की व्याख्या अपने अपने मत से की है। इसके अलावा इतिहास दर्शन, साहित्य इतिहास दर्शन के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। आइए हम उन प्रमुख तत्वों की भी विवेचना इसी क्रम में कर लेते हैं। विभिन्न विद्वानों के मतों को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन में उभरी निम्नलिखित बातों का उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं कि साहित्यकार की प्रतिभा, साहित्य इतिहास दर्शन के जो मूल तत्व हैं उसमें साहित्यकार की प्रतिभा को मुख्य स्थान दिया गया है। साहित्य इतिहास की मूल ताकत साहित्यकार की सृजन शक्ति ही होती है, उसके विकास का यही मूल है। इतिहास की व्याख्या से संबंध है। कई बार एक युग में रहने वाले एक ही प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए दो साहित्यकारों की रचना में काफी अंतर देखने को मिल जाता है। साहित्य सृजन शक्ति साहित्यकारी की प्रतिभा से जुड़ी होती है। प्रतिभा एवं उसके व्यक्तित्व को समझे बिना साहित्यकार की सृजन शक्ति को पूर्णतः नहीं जाना जा सकता है। साहित्य इतिहास दर्शन का विवरण प्रस्तुत करने में साहित्यकार की सृजन शक्ति व उसकी प्रतिभा का विशेष स्थान होता है। साहित्य इतिहास तत्व के अगली कड़ी में हम परिवेश और वातावरण को भी प्रमुख स्थान दे सकते हैं। साहित्य इतिहास दर्शन में परिवेश तथा वातावरण बहुत सी परिस्थितियों से निर्मित होती है, जो बस परिवेश रचना को प्रभावित कर उसके भाव पक्ष को संवारता है। आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय भावना की कमी देखी जा सकती है, परंतु तदयुगीन रियासतों में जो दृढ़ राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, उसी के परिणाम स्वरूप रासो ग्रंथ लिखे गए। यद्यपि साहित्यकार राजाश्रय में रचना कर रहा था, फिर भी वह तत्कालीन वातावरण के दायरे में ही लिख रहा था। जो रचा जा रहा था वो साहित्य के वातावरण का ही परिणाम था। कहा जा सकता है कि तत्कालीन वातावरण से साहित्य का आकार निर्मित होता है। हम साहित्य इतिहास के तत्व के अगली कड़ी में हम साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी अध्ययन करेंगे। साहित्य की विधाओं एवं कृतियों के विकास में साहित्य की सम्यक व्याख्या उससे संबंधित पूर्ववर्ती परंपराओं के अध्ययन के बिना संभव नहीं है। साहित्य का उद्गम स्रोत खोजने के लिए इतिहासकार को केवल तत्कालीन परिस्थितियों पर ही नहीं, पूर्ववर्ती परंपराओं पर भी विचार करना चाहिए। यदि हम भक्ति काल में बहने वाली भक्ति की निर्गुण और सगुण भक्ति धारा का उत्स खोजने का प्रयास करें तो उसमें सूत्र 7वीं 8वीं सदी के दक्षिण में शंकराचार्य के अद्वैतवाद से जुड़े मिलते हैं। इसी प्रकार ऋषिकालीन श्रृंगार की भावना का स्रोत अपभ्रंश के ग्रंथों व संदेश राशक से अछूता नहीं दिखाई पड़ता है। इस प्रकार साहित्य इतिहास के दर्शन के विकास में परंपरा का योगदान को हम भुला नहीं सकते। अगली कड़ी में हम चर्चा करते हैं द्वंद्वात्मकता की। व्यक्ति संघर्ष के बिना अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति संघर्ष के बिना अपना विकास कभी नहीं कर सकता। द्वंद्वात्मक परिस्थितियां ही सृष्टि का मूलाधार है। कवि या साहित्यकार भी किसी न किसी द्वंद्व से प्रेरित होकर साहित्य की रचना करता है। यह द्वंद्व आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी। व्यक्तिगत द्वंद्व के साथ साथ आर्थिक द्वंद्व, पारिवारिक द्वंद्व, सामाजिक द्वंद्व व राष्ट्र द्वंद्व भी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कबीर की रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक द्वंद्व झलकता है। समस्त भक्ति युग में तत्कालीन भक्ति धाराओं के द्वंद्व को देखा जा सकता है, जिसमें तुलसी की समन्वय की भावना का समावेश दिखाई पड़ता है। अब साहित्य दर्शन के अगले तत्व के रूप में संतुलन व सामंजस्य को भी हम देख सकते हैं।
साहित्यकार नैसर्गिक प्रतिभा, परंपरा और वातावरण के द्वंद से प्रेरित होकर परंपरा और युगीन वातावरण के अंतर विरोध से उत्पन्न द्वंद ही साहित्य के विभिन्न आंदोलनों, उसकी धाराओं एवं प्रवृत्तियों को गति देता है। गति देते हुए साहित्य के विकास की प्रक्रिया को भी संचालित करता है। इसलिए परिस्थितियों का संतुलन और सामंजस्य भी इतिहास दर्शन के लिए आवश्यक है। उपयुक्त अवधारणाओं पर अवलोकन करने के पश्चात हम साहित्य इतिहास दर्शन के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साहित्य का इतिहास तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का प्रतिबिंब होता है। साहित्य की प्रवृत्तियां समाज की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है। साहित्य का इतिहास साहित्य के उत्थान पतन की कहानी है। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए रचनाओं और रचनाकारों और उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। साहित्य के विकास में युगीन चेतना का ही नहीं, पूर्ववर्ती परंपराओं का भी निर्णाधिक योगदान रहता है। साहित्य इतिहास कृतिकारों का ही ग्रंथ नहीं होता, अपितु वह काल प्रभावित मानव समाज के विकास और उसकी विशेषताओं की लिपिबद्ध कथा होती है। उसे घटनाओं का, व्यक्तियों का, तथ्यों का संकलन मानना असंगत है। साहित्य इतिहास के वर्तमान और विगत को जोड़ने वाले, युग चेतना की व्याख्या करने वाले, जनता की संचित मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब करने वाली, मानव संस्कृति का उद्घाटन करने वाली या मानव प्रकृति की निरंतर विकसित चेतना का अंकित करने वाली ज्ञानात्मक शाखा है। साहित्य इतिहास को जानने के लिए डॉक्टर नगेन ने इस कथन का उल्लेख किया है कि साहित्य के इतिहास को हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से कर सकते हैं। साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों का ही दर्शन करवाती है। इतिहास को समझने से पूर्व उनके रचनाकारों से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं को जानना भी अति आवश्यक होता है। किसी कृतिकार की वास्तविक शक्ति रचनाओं, रचनाकारों और रचना प्रवृत्तियों के मूल्यांकन से ही प्रकट होती है। साहित्य इतिहास लेखन में अनेक तत्व उसके साधक के रूप में कार्य करते रहते हैं। उन तत्वों का उल्लेख यहां समीचीन जान पड़ता है। साहित्य इतिहास लेखन में अनेक साधक तत्व हो सकते हैं। राजनीतिक तत्व, साहित्यिक तत्व, सामाजिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, दार्शनिक तत्व, आलोचनात्मक तत्व। वस्तुतः ये सारे तत्व साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यिक तत्वों की प्रधानता होती है, लेकिन अन्य तत्वों की सार्थकता और महत्व को हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं तत्वों से साहित्य इतिहास की प्रामाणिकता और भी पूर्ण होती है। इस संदर्भ में डॉक्टर मैनेजर पांडे का कहना है कि उनका कतिपय नियमों द्वारा सरलीकरण करना गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत न करते हुए साहित्य के इतिहास को समझना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। केवल इसी प्रकार हम मानवता की मुक्ति के लिए इस अंतिम संघर्ष में योग दे सकेंगे। अतीत का अविकृत और सत्यपूर्ण उद्घाटन ही वर्तमान में सक्रिय हो सकता है। साहित्य इतिहास लेखन की सामग्री को साहित्य इतिहास का स्रोत कर सकते हैं। लेखन की सामग्री का संकलन और सामग्री का निर्धारण साहित्य इतिहास लेखन की लिए अनिवार्यता होती है। साहित्य इतिहास में प्रयुक्त सामग्री को दो वर्गों में हम देख सकते हैं: आंतरिक साक्ष्य से संबंधित सामग्री तथा बाहरी साक्ष्य से संबंधित सामग्री। आंतरिक एवं बाह्य परीक्षणों के माध्यम से साहित्य इतिहास लेकर किसी रचना की प्राचीनता और प्रामाणिकता के निर्धारण का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर चंद्रवरदायकृत पृथ्वीराज रासो नामक कृति को हम ले सकते हैं। आंतरिक और बाह्य परीक्षणों के आधार पर ही साहित्यकार इसकी प्रामाणिकता तथा स्थिति का निर्धारण करते चलते आ रहे हैं। धन्यवाद।